हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था विकास। इंग्लिश के अंदर हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जो है कक्षा 12th का ये इकोनॉमिक्स का ये सेकंड चैप्टर है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जो कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट को फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह इकोनॉमिक्स के इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक योजना क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। देखो, जैसे हमारा जो देश है उसकी प्राथमिकता क्या है, की जरूरत क्या है, उसके मुताबिक देश के जो साधन दुर्लभ होते हैं उनका अलग-अलग विकास गतिविधियों के अंदर उपयोग किया जाता है। आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रणाली को बताता है जिसके अंदर एक केंद्रीय अधिकारी जैसे कि योजना आयोग लक्ष्यों को सेट करता है और जो है उस एक निश्चित समय अवधि के अंदर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और नीतियों को निर्धारित करता है। तो आर्थिक योजना के अंदर राष्ट्रीय प्राथमिकता के मुताबिक जो दुर्लभ साधन होते हैं, उनका तर्कसंगत प्रबंधन पे है। इसका मतलब होता है कि उनकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, उनका सही उपयोग होना चाहिए। देश की वृद्धि और विकास के लिए आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा थी, वो सबसे पहले रशिया ने की थी 1928 के अंदर। तो यहाँ पे राज्य जो होता था, साधनों का स्वामी होता था। तो ये उत्पादन के साधनों के स्वामी के रूप में राज्य के साथ आर्थिक नियोजन का एक मॉडल था। ये योजना का मॉडल था जहाँ पे बाजार की जो मांग और सप्लाई की ताकतें होती हैं, उनके स्वतंत्र खेल को त्याग दिया गया था। और यहाँ पे था कि हमने सरकार ने जो है सामाजिक कल्याण के ऊपर जो है फ़ोकस करना है, अधिकतम लाभ के ऊपर फ़ोकस नहीं करना। तो यहाँ पे एक केंद्रीय अधिकारी के द्वारा, मतलब जो योजना आयोग या एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी थी, उसके द्वारा जो है सामाजिक कल्याण के मुताबिक देखा जाता था क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है। ये सारे जो डिसीज़न होते थे वो सरकार के द्वारा दिए जाते थे। तो सामाजिक न्याय के साथ विकास प्राप्त करने की दृष्टि से आर्थिक नियोजन की कल्पना विकास प्रक्रिया के तंत्र के रूप में की गई। इसके उद्देश्य से 1950 के अंदर हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर योजना आयोग की स्थापना की गई। और यहाँ पे ये जो योजना आयोग था उसको कहा गया कि देश के विकास करना है तो इसके हिसाब से एक सही रणनीति तैयार करके दी जाए। उसके बाद पंचवर्षीय योजना बनाई। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 के अंदर शुरू की गई। योजना आयोग अब भंग हो चुका है। जनवरी 2015 में उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। नीति आयोग की भूमिका जो है जीडीपी वृद्धि की गति की, जिस जीडीपी जो है उसकी वृद्धि की गति को तेज करना है और उसके लिए नीतियां सुझानी है। और भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन का संदर्भ 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। भारत के अंदर जो योजना होती है इसको व्यापक कहा जाता है क्योंकि ये केवल ना आर्थिक मापदंडों पर बल्कि वृद्धि और विकास के साथ सामाजिक मापदंडों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। कृषि, उद्योग, परिवहन और व्यापार आर्थिक क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। उसी के साथ जैसे शिक्षा है, स्वस्थ है, लोगों के लिए घर बनाना सामाजिक क्षेत्र है। तो योजना जिसके अंदर आर्थिक चीज़ों के ऊपर भी फ़ोकस किया जाता है और सामाजिक क्षेत्र के ऊपर भी फ़ोकस किया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी योजना थी, ये व्यापक है। भारत ने सोवियत संघ के द्वारा जो मॉडल था पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 में थी। वार्षिक योजना भी थी, जैसे 1 अप्रैल 1966 से लेके 1 मार्च 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं। अप्रैल 79 से लेके मार्च 80 तक 1 वार्षिक योजना। अप्रैल 90 से 92 तक 2 वर्षीय योजना। अलग-अलग जो पंचवर्षीय योजना बनती थी, वो अलग-अलग उनके लक्ष्य होते थे।
योजना दस्तावेज जो है पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या हमने उद्देश्यों को प्राप्त करना है वो तो बताता ही था। साथ में हमने लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या हासिल करना है ये भी बताता था। तो दीर्घकालीन जो योजना होती है, जो लंबे समय के लिए बनाई जाती है, उसको भावी योजना कहा जाता है। तो योजना की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि स्वतंत्र जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो उस वक़्त जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, काफ़ी पिछड़ी हुई थी और उसके अंदर गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, स्थिरता थी, कोई गति के साथ कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। उत्पादित व उत्पादिता जो था, उसका जो स्तर था, वो बहुत निम्न था और जीडीपी की वृद्धि बहुत ही निराशाजनक थी। तो अर्थव्यवस्था को माँग और पूर्ति की बाज़ार शक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए सरकार की दखल अंदाज़ी की ज़रूरत थी और बड़े प्रोत्साहन की ज़रूरत थी, जो कि सरकार ही दे सकती। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारतीय योजना के जो वस्तुकार हैं वो है ये ग्रेट स्टैटिस्टिशियन थे। उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान घरेलू उपभोग वस्तु क्षेत्र के निर्माण की दिशा में औद्योगिक निवेश का एक मॉडल विकसित किया। तो जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, इन्होंने सांख्यिकी के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और उनके द्वारा संखाय नामक एक पत्रिका की भी शुरुआत की गई। तो आर्थिक इसके अंदर जब हम समझते हैं तो पहले हम देखते हैं कि भारत के अंदर किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो आर्थिक प्रणाली से मतलब है देश में आर्थिक व्यवस्था है। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसके अंदर हम स्टडी करते हैं उत्पादन की प्रणाली, साधनों को किस तरह से बाँटा जाता है और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की वितरण की प्रणाली क्या है। जब हम उत्पादन प्रणाली को स्टडी करते हैं तो देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तुएँ तथा सेवाएँ बनाई जाती हैं, उनके उत्पादन के तरीके क्या हैं। संसाधन आवंटन प्रणाली के अंदर हम समझते हैं कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए, साधन जो है कहाँ-कहाँ उपयोग किए जाए। वितरण प्रणाली का अर्थ है कि राष्ट्रीय आय के अनुसार उत्पादन के जो साधन हैं, उनको आय जो है वितरित की जाए। जैसे मज़दूर है तो उसको मज़दूरी, पूँजी है तो उसको ब्याज, भूमि है तो उसको लगान और उद्यमी है तो उसको लाभ। मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की होती है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जब हम कहते हैं कि ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो बाज़ार शक्तियों की स्वतंत्रता की डिग्री पे आधार पे हम बताते हैं कि ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जब बाजार शक्तियों के बिना सरकार के देखो जब बाजार शक्तियों सरकार के बिना हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं तो वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहलाती है और इस अवस्था के अंदर उत्पादन किया जाता है ताकि अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और जब बाजार को बाजारी शक्तियों जैसे मांग और पूर्ति को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं होती वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। वहाँ पे सरकार ये निर्णय लेती है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए और यहाँ पे जो उद्देश्य होता है समाज का अधिकतम कल्याण करना होता है। जब सरकार तथा बाजार शक्तियाँ मिलके ये निर्णय लेती हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसी अवस्था में लाभ का अधिकतम कारण तथा सामाजिक कल्याण का अधिकतम मतलब दोनों साथ-साथ चलते हैं। लाभ को भी अधिकतम करना है और समाज के कल्याण को भी अधिकतम करना है। तो अब हम डिटेल में बढ़ते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है जब बाजार की शक्तियों को सरकार देखो जब जिस अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार की बिना किसी रोक-टोक के बाजार की शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं, तो वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहलाती है। और यहाँ पे जो उत्पादन गतिविधियाँ होती हैं, तो उसके पीछे जो उद्देश्य होता है कि हमने लाभ को अधिकतम करना है। तो इसे बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद भी कहा जाता है। तो ये वो प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं अधिकतम लाभ के सिद्धांत से सारा कार्य करते हैं। ये जो विशेषताएं हैं उत्पादन के साधनों के ऊपर निजी स्वामित्व होता है और मुख्य उद्देश्य जो होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है जिन्हें घरेलू बाजार में या विदेशी बाजार में लाभ पर बेचा जा सकता है
और यहाँ पे चीज़ें जो बनाई जाती हैं, वस्तुएँ तथा सेवाएँ बनाई जाती हैं, देखा जाता है कि लोग उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, उनकी खरीदने की शक्ति की क्षमता के ऊपर बनाई जाती है। और सरकार की भूमिका जो होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने और देश की रक्षा तक ही सीमित होती है। देखो जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है इसके अंदर जो लोग होते हैं वो अपने खुद के हित को ध्यान में रखते हैं, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं और यहाँ पे जीडीपी की विकास दर में बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि होती है। इसके यहाँ पे ये नुकसान होते हैं कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, तो जो समाज का सामूहिक हित होता है उसकी अवहेलना करता है। केवल उन्हीं वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिनसे उनको अधिक लाभ मिलता है, जिनकी ज़रूरत होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। और यहाँ पे विकास होते हैं सामाजिक न्याय के बिना। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जब बाजार की शक्तियां जो होती हैं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती और सरकार हस्तक्षेप करती है, सब कुछ सरकार के हाथ में होता है और वो ये निर्णय लेती है क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। उत्पादन गतिविधियों के पीछे जो उद्देश्य होता है कि किस तरह से हमने समाज कल्याण को अधिकतम करना है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन के साधन होते हैं उसके ऊपर सामाजिक स्वामित्व होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है और आर्थिक निर्णय जो होते हैं कुछ केंद्रीय अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। ये मान लिया जाता है कि सरकार वही करती है जो देश के लिए बेस्ट होता है। तो इसलिए व्यक्तिगत इच्छाओं को कोई तरजीह नहीं दी जाती। इसकी जो विशेषताएं हैं, उत्पादन के साधनों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व होता है। जिसकी वजह से कोई निजी संपत्ति नहीं होती। उत्पादन के साधनों का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। उत्पादन की प्रक्रिया में सरकार की सीधी भागीदारी होती है, सरकार ही डिसाइड करती है और सरकार की जो कार्य क्षेत्र है वो केवल कानून व्यवस्था और रक्षा तक ही सीमित नहीं होता। इसका जो फ़ायदे हैं, एक तो है कि आय की वितरण में समानता रहती है, अमीरी और गरीबी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब अंतर को ख़त्म किया जाता है और विकास प्रक्रिया जो होती है, समावेशी हो जाती है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। इसके जो नुकसान है क्योंकि जीडीपी की वृद्धि एक धीमी प्रक्रिया से होती है और यहाँ पे काम जो होता है अधिकतम लाभ के उद्देश्य से नहीं होता। सोवियत संघ और चीन को नियंत्रित अर्थव्यवस्था से वो बाज़ार की अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत के अंदर है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ-साथ एग्ज़िस्ट करते हैं। जब सरकार और बाज़ार की ताकतें मिलकर तय करती हैं, क्या तय करना है, क्या उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इसमें दोनों उद्देश्य साथ-साथ चलते हैं, लाभ को भी अधिकतम करना है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र होता है, वो लाभ को अधिकतम करना चाहता है और सरकार जो कार्य करती है, कि समाज का कल्याण अधिकतम करना है। जब 5 वर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो भारत ने उस वक़्त मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अवस्था है जिसमें उत्पादनों के सीधे साधनों पर निजी के साथ-साथ सार्वजनिक स्वामित्व भी होता है। ये प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है। और यहाँ पे उत्पादन निर्णय बड़े पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने और इसी तरह ही जो सामाजिक कल्याण को भी मतलब साथ-साथ चलता है कि समाज का कल्याण भी करना है। विशेषताएँ उत्पादन के साधनों पर निजी उद्यमी के साथ सरकार का भी स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन निर्णय होते हैं, कि किस तरह से हमने लाभ को अधिकतम करना है और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सरकार देखती है कि किस तरह से हमने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है। पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था की खूबियों को जोड़ती है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को प्रोत्साहन करती है क्योंकि निजी उद्यमी जो होते हैं वो अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं। सरकार जो होती है वो तर्क मतलब सामाजिक न्याय के साथ कल्याण करना चाहती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है कि हमने किस तरह से सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है, वो उसको प्राथमिकता देते हैं। इसका जो नुकसान होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है क्योंकि हम सरकारी कार्यालय में काम करते हैं तो वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, लोगों में एनकरेजमेंट नहीं होती और जिसकी वज़ह से दक्षता और उत्पादना का स्तर जो होता है बहुत ही निम्न होता है। तो अब जो है भारत जो है सार्वजनिक उद्यमों को निजीकरण करने का विकल्प चुन रही है।
तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दुनिया की जो अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं हैं, अब वो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जहाँ पे उत्पादन निर्णय बड़े पैमाने पर मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा होते हैं। लेकिन वहाँ पे सरकार सीधे और असीधे रूप से जो है समाज के कल्याण के लिए भी काम करती है। तो सरकार जो है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भी करती है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो योजना है उसके लक्ष्य क्या है। देखो, बिना लक्ष्य के कोई भी योजना नहीं बनती। जब भी योजना बनती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब हम योजना की बात करते हैं तो एक ऐसी रणनीति है कि जो देखती है कि जो हमारे देश के दुर्लभ साधन हैं, उनको हमने अलग-अलग उपयोगों के लिए किस तरह से बाँटना है, ताकि हम अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। और यहाँ पे भारत के अंदर जो योजना बनाई गई है, साथ-साथ देश का विकास भी होना चाहिए और सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। जो विकास का फ़ायदा है, वो कुछ लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो हर एक पंचवर्षीय योजना में हासिल करने के लिए लक्ष्य होते हैं। प्रत्येक योजना को अलग-अलग उद्देश्यों के साथ अलग-अलग योजना के रूप में डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कॉमन गोल्स हैं, कि जो हमारी, क्योंकि हर एक पंचवर्षीय योजना के अंदर जो उद्देश्य होते हैं, वो अलग-अलग हैं। और जो कॉमन गोल्स होते हैं वो सब में साझे होते हैं। तो ये है सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, किस तरह से हमने आधुनिक करना है, किस तरह से हमने आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी बनना है और न्याय संगत वितरण या समानता को लाना है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के जो सामान्य लक्ष्य हैं, तो जैसे पहला है सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि। भारत में योजना ये निश्चित करती है कि जो प्राकृतिक साधन है, उनकी पूरी तरह से खोज की जाए और जो जीडीपी की वृद्धि है, उसके अंदर निरंतर सुधार किया जाए। तो सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादन का स्तर है, वो बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब जीडीपी बढ़ती है, जब गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, तो देश का आर्थिक विकास होता है। उत्पादन के स्तर में अगर लगातार वृद्धि होती है या लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में लगातार वृद्धि। भारत में बेसिकली जो होता है कि हमने किस तरह से अपना जो घरेलू उत्पाद है उसको तेजी के साथ बढ़ाना है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि निर्भर करती है बहुत सारे कि जिस देश के साधन है उसके आधार में वृद्धि होनी चाहिए, उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए। उसी तरह जब जीडीपी की वृद्धि होती है तो साथ-साथ क्या होता है, संरचनात्मक संरचना और उसके अंदर भी काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। जैसे पहले हमारा देश पहले काफ़ी बैकवर्ड था, तो एग्रीकल्चर के ऊपर था और जैसे-जैसे प्रोग्रेस होती है, तो अब इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर का शेयर भी बढ़ता है। तो किसी देश में जीडीपी के प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र का योगदान, जैसे 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान जैसे 17.8% है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 25.8 है और टर्शरी सेक्टर का 56.4 है। आधुनिकीकरण, देखो आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जो लेटेस्ट मेथड्स हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर उनका उपयोग किया जाता है, उसका अडॉप्शन किया जाता है। नियोजन उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण, देखो जब आधुनिकीकरण किया जाता है, मॉडर्नाइज़ेशन की जाती है, तो ये नहीं है कि हम रोज़गार के जो अवसर होते हैं, वो उसके साथ मैच ना करें। तो यहाँ पे आधुनिकीकरण किया जाता है, बट साथ में ये भी देखा जाता है कि रोज़गार के अवसर भी कम नहीं होने चाहिए, रोज़गार भी बढ़ना चाहिए। तो नियोजन के दोनों लक्ष्य के रोज़गार को प्राप्त करना है, आधुनिकीकरण करना है, दोनों को पूरक माना जाता है। तो आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि विकास की प्रक्रिया के अंदर नई तकनीकों को खोजना और उनको अपनाना। आधुनिकीकरण से क्या होता है कि उत्पादकता में वृद्धि होती है, वेस्टेज कम होती है। तो भारतीय कृषि में हरित क्रांति लाई गई थी। तो इसी तरह उद्योगों के अंदर हम कैसे क्रांति ला सकते हैं? जैसे आईआईटी कानपुर ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के माध्यम से घरेलू उत्पादन की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया है। तो भारत की योजना के लक्ष्य की जब हम बात करते हैं तो आधुनिकीकरण को एक सामाजिक दृष्टिकोण भी सौंपा गया है। उसी तरह आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी, देखो आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है कि जो हमारे वित्तीय साधन है उसके लिए हमें शेष विश्व पे निर्भर ना करना पड़े। स्वावलंबी का मतलब है कि घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर जो आवश्यक पूर्ति होती है वो हम खुद बनाएं और जो दूसरे देश है उसके हम निर्भर ना हो। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी,
कि इस दोहरे लक्ष्य को पहली 7 योजनाओं के दौरान उच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत जो है उत्पादन के अंदर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके लिए आत्मनिर्भर होना चाहता है, ताकि उसे दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। क्योंकि शेष विश्व से क्या होता है कि जब वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होता है, तो उसकी पूर्ति की निष्ठा से बचने के लिए वो खुद जो है उत्पादन जो है खाद्य पदार्थों का इतना करना चाहता है, ताकि वो दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर ना रहे। न्याय संगत या समानता। देखो, समान वितरण इसका मतलब है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को देश की राष्ट्रीय आय में समान हिस्सा मिलना चाहिए। तो समान वितरण ऐसी स्थिति को बताता है जब आय में अंतर की अनुमति होती है, लेकिन केवल कुछ सीमाओं के भीतर। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। यदि विकास का लाभ समाज के केवल कुछ ही लोगों को मिले, तो हम कहते हैं कि आर्थिक विकास जो है एक सही अभ्यास नहीं है। कि इसके अंदर कुछ ही लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, बाकी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। क्योंकि अगर अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाए और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए और गरीब जो है छोटी-छोटी वस्तुओं के लिए भी संघर्ष करते रहे, तो विकास का कोई लाभ नहीं है। तो विकास का लाभ जो है समाज के सभी वर्गों तक पहुँचना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि आय के समान वितरण होना चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए, और यही भारत के अंदर जो योजना बनाई जाती है, उसके लक्ष्य का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय तो अब हम देखते हैं कि जो अचीवमेंट ऑफ द गोल्स क्या है, लक्ष्यों की प्राप्ति कितनी है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जो पंचवर्षीय योजना बनी थी, तो अधिकांश जो मतलब ज़्यादातर जो योजनाएँ हैं, जो विकास का उन्होंने लक्ष्य रखा है, उस दर को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई। तो परंतु अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की, ये आर्थिक स्थिरता की जो गतिरोध था कि कोई तरक्की जैसे नहीं हो रही थी, तो उस गतिरोध को तोड़ने में काफ़ी सफल हुई है। तो योजना बनाने से पहले भारत में आय 0.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती थी, लेकिन 7वीं योजना के अंत में ये 5.8% की दर से बढ़ी है। और उसी तरह कृषि में भी काफ़ी सुधार हुआ है, भूमि सुधार हुआ है, बिचौलिए जो है खत्म किए गए हैं, और उसी तरह जो मॉडर्नाइज़ेशन है वो लाया गया है, और जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है उस पे ध्यान केंद्रित किया गया है। और हरित क्रांति से क्या है कि हमने जो खाद्य पदार्थ है, उसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। उद्योग का विकासीकरण और विविधीकरण हुआ है, तो बुनियादी और पूंजीगत समान उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिला है, जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी और जो केमिक फर्टिलाइजर्स हैं। इसके अलावा उपभोक्ता वस्तु उद्योग में भी आत्मनिर्भरता के स्तर को प्राप्त करने के लिए काफ़ी वृद्धि हुई है। आर्थिक बुनियादी ढांचा जो है उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेज़ आई हैं। परिवहन और संचार के साधन, सिंचाई सुविधाएँ, बिजली की उत्पादन क्षमता, बैंकिंग और बीमा सुविधाएँ, तो ये काफ़ी इनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। जैसे भारतीय रेलवे जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है। और उसी तरह सामाजिक बुनियादी जो ढांचा है कि देश के अंदर जो राज्य है, वो स्वस्थ शैक्षिक सुविधाओं, मतलब जो लोगों को के अंदर जो एजुकेशन है वो देनी है, जो इलिटरेसी है, अनपढ़ता है उसको ख़त्म करना है, और मृत्यु दर में अंदर भी काफ़ी गिरावट हुई है, और जो जीवन की एक्सपेक्टेंसी है उसके अंदर भी काफ़ी वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार योजना से पहले भारत जो था रॉ मटेरियल वगैरह जो था निर्यात करता था, और वहाँ से बने बनाई चीज़ें जो है खरीदता था। प्रवृत्ति के अंदर भी धीरे-धीरे बदलाव आया है। तो भारत ने इंजीनियरिंग सामान का निर्यात करना शुरू किया है, और भारत जो है कि इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में भी आगे आ रहा है। और इसी तरह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति आई है, तो विकास की रणनीति में बहुत सारे बदलाव आए हैं। 1950 से लेके 90 की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में वो सभी क्षेत्रों के अंदर महत्वपूर्ण संरचनात्मक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और राष्ट्रीय आय भी बढ़ी है। लेकिन इसके अंदर कई चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाए, जैसे हम गरीबी को मूल जड़ से उखाड़ नहीं पाए, मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है उसे
की ऊँची दर को रोक नहीं पाए, बेरोज़गारी को संकट को हल करने में हम सफल नहीं हो पाए और आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को उत्पन्न करने में हम विफल रहे। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि जो पंचवर्षीय योजना है, इसने हमारी जो गतिरोधता थी, जो तरक्की नहीं हो रही थी, उसको काफ़ी रोक मतलब हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, उसको काफ़ी एक जो है न्यू मतलब पुश किया है ताकि वो विकास हो सके।